हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, इसीलिए आप एक भी क्लासेस को मिस ना करिए। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और टाइम से आपकी क्लासेस मिलती रहें। तो आज हमारी इसी क्रम में हिंदी पैडागोजी की 6वीं क्लास है। इससे पहले आपको 5 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। अब तक जिन्होंने उन सारी क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज की अपनी क्लास हिंदी पैडागोजी की। सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है, यह प्रश्न में ये पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हमारा वस्तुनिष्ठ अभ्यास। ऑप्शन ए कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरण के नियमों के सिद्धांत की व्याख्या, या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, और कागज की गुणवत्ता और छपाई। तो क्या हमारा जो है पहला ही प्रश्न का हमारा आंसर क्या सही होगा? तो देखिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात करें तो वस्तुनिष्ठ अभ्यास करवा देंगे बच्चों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दे, इससे भी नहीं होगा। और भाषा के अगर व्याकरण के नियमों को रटा दे, उनकी व्याख्या कर दे, तब भी नहीं होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन और कागज की गुणवत्ता और छपाई, तो कागज की गुणवत्ता और छपाई भी नहीं होगी, बल्कि हमारा सी सही है कि पाठों का क्या हो, उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया हो। यही जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसी का होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मौखिक कुशलता में शामिल है। तो मौखिक कुशलता में क्या शामिल है? तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। क्या हम तत्सम कैसे शब्द होते हैं? तो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो क्या हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करें तो ये इसकी कुशलता होनी चाहिए? नहीं। कह रहा है तीव्रता से बोलने की कुशलता। क्या बहुत ही तेज, बहुत तीव्रता, बहुत तेज गति से हम बोलें तो क्या मौखिक कुशलता में शामिल है? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये भी शामिल नहीं है और यह भी शामिल नहीं है। कह रहे बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो जब हम बोलें तो दृष्टांत, यानी कि जो हमें दिखाई दे उनका जो वो दृष्टांत है उनका प्रयोग करने की कुशलता, तो ये भी नहीं है, बल्कि हमारा डी ऑप्शन राइट है। कि क्या है कि मौखिक कुशलता में शामिल है क्या? तो विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होते हैं, उन चर्चाओं को बेझिझक बोलने की कुशलता। जैसे भी औपचारिक हो, अनौपचारिक, यानी कि औपचारिक क्या होते हैं? फॉर्मल, जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंटरव्यूज़ में जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्या है? आप अपने आसपास के परिवेश में रहते हैं, वहाँ पर आप कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? अनौपचारिक। तो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक चर्चा हो, यहाँ पर क्या हो, बेझिझक बोलने की कुशलता ही क्या हो, मौखिक कुशलता में शामिल की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आज की तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि भाषा के कौशल हैं, यानी कि भाषा के कौन कौन से कौशल हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। लिखना, समझना, यानी कि देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है, समझना, 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 यानी कि कहीं से भी समझने को भाषा के कौशल में नहीं शामिल किया गया। भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? तो LSRW, इसको याद रखिएगा, LSRW, यही 4 कौशल हैं भाषा के। अब देखिए L क्या हो गया? लिसनिंग, यानी कि सुनना हो गया। S क्या हो गया? स्पीकिंग, यानी कि बोलना हो गया। R रीडिंग, यानी कि पढ़ना। और W क्या हो गया? राइटिंग, लिखना। यही 4 क्या है? भाषा के कौशल हैं। यानी कि लिसनिंग क्या है? लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 LSRW को याद रखिए, तो आप इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल हैं किसके? भाषा कौशल के। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय आने से पहले क्या, आगे बढ़ते हैं, कि कोई भी भाषा बोल नहीं सकते? तो क्या ऐसा है कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं उससे पहले कोई भाषा ही नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अपनी फोकल लैंग्वेज को, अपनी जो है उनकी लोकल भाषाएं हैं उसको बोलते हैं। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो है सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं। सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ नहीं बल्कि कुछ लिख सकते हैं।
और अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। यही क्या है, हमारा राइट आंसर है कि बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले अपनी जो उनकी बोलचाल की भाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है, उसके अनुभव से क्या होते हैं, वे लैस होते हैं। उस भाषा को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न आज का है हमारा कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषिक विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। यानी कि 5वां प्रश्न कह रहा है कि परिवेश कैसा हो कि बच्चों का जो भाषिक विकास क्या हो, बेहतर हो सके अपेक्षाकृत। तो देखिए, एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर परिवार एकल है, एटॉमिक फैमिली है, इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है एकल परिवार को। तो अगर आपकी फैमिली कैसी न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार है, और वहाँ माता पिता चाहे मानक भाषा का प्रयोग करें चाहे कुछ भी, वहाँ पे बच्चे का विकास क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जो एटॉमिक फैमिलीज होती हैं, एकल परिवार होता है, वहाँ बच्चों को कम समय दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि मानक भाषा का प्रयोग करें तो इससे नहीं बच्चों का जो है क्या होगा, भाषिक विकास क्या होगा, बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ए भी ऑप्शन नहीं होगा। बी क्या है, संयुक्त परिवार है जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ क्या करते हैं, निरंतर अंतः क्रिया करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सी, कि आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो। तो आधुनिक तकनीक से अगर लैस कक्षा है और प्रयोगशाला में निरंतर प्रयोग किया जा रहा है तो भी यह सही नहीं होगा। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का, अगर शिक्षक केवल स्टैंडर्ड मानक भाषा का प्रयोग कर रहा है तब भी क्या बच्चे का भाषिक विकास बेहतर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बी ऑप्शन राइट है कि संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ क्या करें, निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। बच्चे कहाँ पे बेहतर सीखते हैं, जहाँ पे उनके साथ निरंतर इंटरेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, सदस्यों की सभी सदस्य बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, तो वहीं पे क्या होगा, बच्चे का विकास जो है, भाषिक विकास, स्पेशली भाषिक विकास अपेक्षाकृत क्या होगा, बेहतर होगा। परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार है, अगर कंबाइन फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो भाई हर परिवार के सदस्य इसमें ज़्यादा होंगे और सभी सदस्य क्या करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, तो बच्चों का जो भाषिक विकास क्या है, बेहतर ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आज का छठा प्रश्न अपना। छठवां प्रश्न है कि सुनना कौशल में शामिल है। तो किस कौशल की बात कर रही हैं, चौथे कौशल की। कितने भाषिक कौशल हैं, 4 हैं। आपको अभी ऊपर भी बताया क्या है, LSRW, याद रखिएगा इसको क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। LSRW लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये 4 भाषा के कौशल हैं। और इस कौशल में से किसकी बात कर, लिसनिंग पहले कौशल की बात कर रहा है कि सुनना कौशल में क्या है, शामिल है। तो क्या शामिल है सुनना कौशल में, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। दूसरा है बी है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। बी कह रहा है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। और सी है शांतिपूर्वक सुनना। और डी कह रहा है कि सुनी हुई शब्दों के केवल पुनरावृत्ति। देखिए, केवल हमने टैग वर्ड आपको पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर में, आपको CDP के अंतर्गत टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं। तो इन टैग वर्ड्स को अगर जिन्होंने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है, उस क्लास को देखिए, आपको सीटेट में हाई स्कोर करने में या सीटेट को क्वालिफाई करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो केवल क्या है, मैंने बताया है उस टैग वर्ड्स में, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स में, कि केवल कैसा, केवल, मात्र ही, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कैसे हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये तो आपका प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव, यानी कि ये तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसको पहले ही काट दीजिए। शांतिपूर्वक सुनना भी क्या है, सुनना कौशल में नहीं आता है। अब बी क्या है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये भी क्या होगा, सुनने के कौशल में नहीं, बल्कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। जो मान लीजिए दूसरों की बात सुनने, जैसे शिक्षक क्लास में आपको पढ़ा रहा है तो आप क्या सुनने की कौशल को आप में विकसित हो रहा है। जब पढ़ाएगा शिक्षक तो शिक्षक क्या होगा, पढ़ाएंगे, बोलेंगे, और आप क्या करेंगे, उसको धैर्यपूर्वक उनकी बातों में रुचि लेंगे, धैर्यपूर्वक सुनेंगे और तब जाके अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक देंगे। अगर शिक्षक कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित, तो आप जब उस पर फीडबैक देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो यह क्या होगा सभी, यानी कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य, प्रतिक्रिया ही क्या है, सुनना कौशल में शामिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं अपना। 7वां प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। कैसा है, सर्वाधिक सक्षम, यानी कि प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव आंसर भी ढूंढना है। अब देखिए कि किस प्रकार का प्रश्न जो है प्राथमिक बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में
सर्वाधिक क्या है, सक्षम है। तो कैसा प्रश्न होगा देखते हैं कि कह रहा है कहानी को दोहराएं। और बच्चे को हम कहानी पढ़ा रहे हैं और अपने पीछे कहे कि बच्चा तुम भी तुम भी इस कहानी को दोहराओ, आप सब भी इस कहानी को दोहराओ। तो क्या दोहराना भी क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। इनकी कहानी को दोहराए जाने से बच्चों का जो है भाषा क्षमता का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। याद की गई कविता सुनाने के लिए अगर कहें तो बच्चा रट के आ गया, सुना दिया, तो इससे भी बच्चों की जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों की भाषा क्षमता का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। किसी दृश्य का वर्णन करना, और पाठ में 4 संज्ञा शब्द, चाहे इनकी पाठ में क्या है 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनको क्या करने की बात कर रहे हैं कि छांटिए। ये क्या रहेगा, संज्ञा शब्द छांटिए। तो पाठ में से अगर 4 संज्ञा शब्दों को हम छांटने के लिए कह दें तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। अगर बच्चे को कोई दृश्य दिखाया गया है और उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है तो बच्चा उस दृश्य में जो भी चीज़ें देखेगा अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से उसका क्या करेगा, वर्णन करेगा, उसको बताएगा। तो इससे हम बच्चे की भाषा क्षमता का हम आकलन सर्वाधिक अच्छे से कर सकते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि बच्चों में पठन संस्कृति का कैसा, तो पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। तो पठन संस्कृति का विकास करना है बच्चों में और उसके लिए अनिवार्य क्या है, इसकी बात कर रहे थे। देखिए कक्षा में मुखर क्या है, कक्षा में मुखर वाचन का अभ्यास, बच्चों को मुखर वाचन जैसे सस्वर वाचन होता है, हम कहते हैं मुखर वाचन को सस्वर वाचन भी कहते हैं, कि क्या बच्चे को हम सस्वर वाचन करने के अभ्यास कराएं कि बच्चा बोल बोल के तेज तेज से पढ़ रहा है, नहीं, इसमें पठन संस्कृति का विकास नहीं होगा। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, कि क्या करें, बच्चे को हम बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वर्तनी विन्यास का अभ्यास करवाएं और पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, यानी कि जो पढ़ा गया सामग्री है उसको लिखने के लिए कह दें, तब भी यह पठन संस्कृति के विकास में अनिवार्य नहीं है। वर्तनी अभ्यास करवाएं, ये भी नहीं है, बल्कि हमारा क्या होगा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, यानी कि बच्चों को पठन संस्कृति का विकास करना है तो हम क्या करें, बच्चों को जो है बाल साहित्य है उसको पढ़ने के लिए हम प्रेरित करें बच्चों को कि जितनी भी बाल साहित्य की कहानियाँ दी गई हैं, जो भी बाल साहित्य है उसको आप पढ़ो, और निश्चित रूप से बच्चा जब उसको पढ़ेगा तो उसमें पठन संस्कृति विकसित होगी, पढ़ने में उसकी रुचि जागृत होगी। ठीक है, अब देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन चित्रांकन आगे क्या है, एक सह शैक्षिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण की प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। एकमात्र हो गया, मात्र हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, ये सभी क्या है, सब याद रखिए निगेटिव टैग वर्ड है। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है, तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी राइट है कि लेखन अभ्यास का एक क्या है, महत्वपूर्ण चरण है। भाषिक रेखांकन और चित्रांकन करवाएंगे तो ये सब लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण क्या है, चरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है कि सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह आगे भरना है आपको, से ग्रसित है, यानी कि यह किससे प्रश्न है, तो यह पठन विकार किससे है, पठन नहीं बल्कि अधिगम अक्षमता से प्रश्न है। किससे है, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता से यह क्या है, यह प्रश्न अधिगम अक्षमता से संबंधित है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज से संबंधित है। तो कह रहा है कि सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है और वह क्या करेगा, किससे ग्रसित है, तो किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है सुहास। तो इस लेक्चर से ठीक पहले हमने आपको अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जस्ट लेक्चर हमने आपको दिया है। जिन्होंने अब तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, एक बार उस लेक्चर को देखिए, आपके सारे अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न क्या होंगे, डाउट्स खत्म हो जाएंगे और सारे प्रश्न आपके सही होने लगेंगे। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें, अपना प्यार दें। आगे देखते हैं इस प्रश्न को कि सुहास पढ़ते समय क्या कर रहा है, कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वह किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, तो पढ़ते समय यानी कि पठन विकार की बात कर रहा है। तो पठन विकार से संबंधित कौन सा होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। तो हमने आपको उस लेक्चर में बताया था, कीवर्ड्स बताए थे, क्या बताए थे, कीवर्ड्स। देखिए कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपको पढ़ना तो बहुत अच्छे से है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स डेवलप करते जाने हैं, ताकि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, सीधा एग्जाम में आपको दिमाग में क्या करते हैं, हंट करते हैं, याद आ जाते हैं। तो कीवर्ड्स दिमाग में बनाइए
कि ग्राफिया हमने क्या पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, तो ग्राफिया यानी कि ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, और पेन पेंसिल से आप लिखते भी हैं। तो जब भी ग्राफ बनाना है तो पेन से पेंसिल से यानी कि लेखन विकार से संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे है, तो यह जो है लेखन विकार से संबंधित है डिस्ग्राफिया। बात करें हम डिसलेक्सिया की, तो यह डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, यह पठन विकार से है। किससे है, पठन विकार से संबंधित है यही डिसलेक्सिया। और प्रश्न भी क्या पूछा गया है, तो पढ़ते यानी कि पढ़ने का पठन विकार है, तो कौन सा है, डिसलेक्सिया हमारा राइट आंसर होगा। आगे सी को देखते हैं, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या रहेगा, यह रहेगा डिसकैलकुलिया रहेगा यहाँ पे, कैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, मैं यहां लिख देती हूं, यह जो है डिसकैलकुलिया किस विकार से संबंधित है, तो डिसकैलकुलिया यह यानी कि ट्रिक आपको वहाँ क्या बताया गया था कीवर्ड्स कि कैलकुलिया, कैलकुलेशन आप कहाँ करते हैं, तो गणित में जो भी गणितीय संक्रियाएं करते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, तो गणित, किससे है, गणित यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है, गणित विकार से संबंधित है। डिसथीमिया, तो थीमिया यानी कि आप थिंक कर, थीमिया को आप थिंक से, किससे, थिंक से, सोच से, किससे कर दीजिए, थिंक से डिनोट करिए। तो आप थिंक करते हैं, जब सोचते हैं तो आपको क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जब भी आप सोचते हैं, थिंक करते हैं, तनाव हो जाता है। तो डिसथीमिया किससे संबंधित है, तनाव से, किससे है, तनाव से संबंधित है डिसथीमिया। तो आपको अधिगम अक्षमता की वह क्लास जो जिन्होंने भी अब तक नहीं देखा है एक बार उसको जरूर देखें आप। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न अपना, कि कह रहा है भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, कि वह भाषा का शिक्षक है इसलिए बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कि भाषा शिक्षक है तो ऐसा थोड़ा नहीं कि भाषा का शिक्षक इसीलिए तब अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। विद्यालय का निर्देश है तब भी नहीं, बल्कि इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सके इसके लिए भी नहीं। ऑप्शन डी हमारा क्या है, देखते हैं, इसकी भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, बिल्कुल राइट आंसर है। कि आप मान लीजिए आप क्या हैं, एक भाषा के शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बिल्कुल बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा जो होगी, भाषा का प्रयोग क्या होगा, आपकी कक्षा में भाषा वातावरण का क्या करेगा, निर्माण करेगा, एक अच्छा वातावरण बनाएगा। तो जब एक भाषा का अच्छा वातावरण, माहौल तैयार रहेगा तो बच्चों का भी भाषिक विकास कैसा होगा, अच्छा होगा। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न आज का, 13वां नहीं 12वां प्रश्न है अभी। 12वां प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन और अधिगम में, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, क्या होता है, सीखना। और अर्जन का मतलब भी क्या होता है, अर्जित करना, अपने परिवेश से अर्जित करना, प्राप्त करना। और अधिगम मतलब सीखना, यानी कि प्रयासों के द्वारा हम विभिन्न प्रयास करते हैं उसके द्वारा सीखते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। देखिए कह रहे हैं भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, तो देखिए पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, तो अगर हम पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं उसका अभ्यास करें, इसका अंतर बिल्कुल नहीं है। स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण, देखिए जहाँ भी नियम या व्याकरण को स्मरण करने की बात कहे वो निगेटिव टैग है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। भाषा के लेखन के अभ्यास का भी नहीं, बल्कि स्वाभाविकता का, किसका होता है, स्वाभाविकता का अंतर होता है। अर्जन हम अडॉप्ट कर लेते हैं भाषा कहाँ से, अपने परिवेश से, लेकिन अधिगम में क्या होता है, हम प्रयासों, विभिन्न प्रयास करते हैं तब जाके हम भाषा को सीखते हैं, अधिगम कर सकते हैं। तो इसमें अंतर किसका है, स्वाभाविकता का अंतर है। आगे देखते हैं आज का 13वां प्रश्न अपना। 13वां प्रश्न है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए। देखिए गृह भाषा यानी कि बच्चे की कैसी है, लोकल लैंग्वेज की या मातृभाषा, किसकी बात कर रहा है, लोकल लैंग्वेज या उसकी मातृभाषा की बात कर रहा है। तो एक बहुभाषिक कक्षा है और उसमें आप बच्चे का जो लोकल लैंग्वेज है, गृह भाषा है, मातृभाषा है, उसके प्रयोग को आप क्या करेंगे, सम्मान देंगे। पहला प्रश्न है क्या है कि सम्मान देंगे। दूसरा है प्रोत्साहन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो बच्चा हीन भावना का शिकार होगा और उसका भाषिक विकास बिल्कुल वहीं रुक जाएगा। अत्यंत सीमित कर देंगे, आप सीमित भी नहीं करेंगे।
कदापि प्रोत्साहन नहीं करेंगे, ये भी नहीं, बल्कि ऑप्शन ए हमारा सही है कि बच्चा अगर बहुभाषिक कक्षा है और बच्चा अगर अपनी फोकल लैंग्वेज या मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसको आप सम्मान देंगे। क्या करेंगे? उसकी मातृभाषा को सम्मान देंगे, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ साथ जो मानक भाषा है, जो अन्य भाषाएं हैं, उसको भी क्या करे, अच्छी तरह से सीख सके। और डेफिनेटली बच्चा अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। अब 14वां प्रश्न है आज का कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब प्राइमरी यानी कि 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, देखते हैं। साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, बिल्कुल नहीं कि साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं और एक छोटे बच्चे को हम साहित्य के किन किन विधाओं से परिचित करवाएंगे। हिंदी के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना, बच्चे को हम कुशल लेखक बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कुशल वक्ता भी नहीं बनाना, बल्कि हिंदी के विभिन्न रूपों से क्या करना है, परिचित कराना है बच्चे को। क्या करना है? हिंदी के विभिन्न रूपों से परिचित करवाना है। प्राथमिक लेवल पर भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न है 15वां। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। तो भाषा क्या है? एक औजार, एक टूल है और जिसका उपयोग हम करते हैं जिंदगी को समझने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि हम जिंदगी को समझने के लिए भी भाषा का उपयोग करते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए भी करते हैं और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। यानी कि ये तीनों, ऊपर के तीनों सही हैं, यानी कि यह सभी सही हैं कि भाषा एक औजार है और जिसका उपयोग हम जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये थे हिंदी के टॉप 15 प्रश्न पेडागोजी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कीवर्ड्स बताए जाते हैं उन कीवर्ड्स को आप खुद से भी उन कीवर्ड को डेवलप करिए। निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में क्या ये हेल्प करेंगे और आप एक हाई स्कोर करके आएंगे सीटेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।